हम विद्युत चुंबक बनाने की प्रक्रिया से अवगत हैं, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे कारक हैं जो विद्युत चुंबक प्रबलता तय करते हैं? तो वे क्या हैं? ऐसे कारकों को जानने के लिए आइए इस वीडियो में एक विद्युत चुंबक के संरचना के बारे में सीखें। यह एक विद्युत चुंबक है। विभिन्न भारों की कुछ लोहे की वस्तुएं इसके पास रखी हैं। विद्युत चुंबक एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। जब विद्युत धारा आपूर्ति चालू की जाती है, तो तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और अचानक लोहे की वस्तुएं विद्युत चुंबक की ओर आकर्षित होती है। ऐसा क्यों होता है? आइए हम एक विद्युत चुंबक की संरचना को देखें। विद्युत चुंबक में एक कोर होता है, जिसके चारों ओर विद्युतरोधी तांबे का एक तार लिपटा हुआ होता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि के लिए अब हम तार को दूसरी भुजा पर लपेटते हैं। हम जानते हैं कि नरम लोहे का कोर कई द्विध्रुव या डोमेन से बना होता है, जो यादृच्छिक रूप से संरेखित होते हैं। लेकिन जब तार से धारा प्रवाहित होती है, तो द्विध्रुव एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं। इसलिए तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकार लोहा चुंबकित हो जाता है और एक प्रबल चुंबक की तरह व्यवहार करता है। चूंकि विद्युत के कारण लोहा चुंबकित हो जाता है, इसलिए इस उपकरण को विद्युत चुंबक कहते हैं। आगे हम उन कारकों को देखेंगे जिस पर विद्युत चुंबक का चुंबकत्व निर्भर करता है। विद्युत आपूर्ति को बंद करने पर सभी संरेखित डोमेन फिर से असंरेखित हो जाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है और लोहे के कण गिर जाते हैं। इसका अर्थ है कि विद्युत चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जब तार से विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी समाप्त हो जाता है। कुंडली के फेरों की संख्या कम करें। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमें पता चलता है कि केवल कुछ द्विध्रुव संरेखित होते हैं और शेष द्विध्रुव असंरेखित स्थिति में ही रहते हैं। अतः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है और यह केवल हल्की लोहे की वस्तुओं को ही आकर्षित करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कुंडली के फेरों की संख्या पर भी निर्भर करती है। बैटरी को कम विद्युत धारा की क्षमता वाली दूसरी बैटरी से बदल दें और हम पाते हैं कि केवल कुछ द्विध्रुव ही संरेखित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र भी कम हो जाता है और केवल हल्की लोहे की वस्तुएं आकर्षित होती हैं। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा पर भी निर्भर करती है। यदि तार की कुंडली से लोहे की कोर को हटा लिया जाता है, तब हमारे पास केवल एक कुंडलित तार बचता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चूंकि ये केवल कुंडली के फेरे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, लेकिन इसकी तीव्रता कम होती है, इसलिए केवल हल्के लोहे के कण आकर्षित होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोहे का कोर चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि करता है। इसलिए विद्युत चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कोर, कुंडली के फेरों की संख्या और विद्युत धारा की तीव्रता पर निर्भर करती है। विद्युत चुंबक का प्रयोग क्रेन में किया जाता है। यहाँ हम इस क्रेन को एक संलग्न विद्युत चुंबक के साथ देख सकते हैं। जब विद्युत चुंबक से धारा प्रवाहित होती है, तो यह चुंबकित हो जाती है, इसलिए लोहे के टुकड़े आकर्षित हो जाते हैं। जब विद्युत आपूर्ति बंद हो जाती है, तो विद्युत चुंबक विचुंबकित हो जाता है और लोहे के टुकड़े गिर जाते हैं। विद्युत चुंबक का उपयोग क्रेन में किया जाता है क्योंकि उनके पास बहुत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। विद्युत धारा की तीव्रता में परिवर्तन करके विद्युत चुंबक की प्रबलता को भी परिवर्तित किया जा सकता है। जब धारा को बंद किया जाता है, तो विद्युत चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है, इसलिए सुविधाजनक रूप से इसका उपयोग क्रेन में किया जाता है। विद्युत चुंबक का उपयोग विद्युत घंटियों में भी किया जाता है। विद्युत चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के गुणों की चर्चा करें। विद्युत चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है जब तार से विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाता है।
चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता निर्भर करती है कुंडली के फेरों की संख्या पर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता विद्युत धारा पर निर्भर करती है। लोहे का कोर चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि करता है। क्या आपने जूसर देखा है? यह मोटर प्रभाव पर कार्य करता है, तो इसका अर्थ यह है कि जूसर के कार्यार्थ परिपथ के भीतर एक मोटर होता है। लेकिन वास्तव में मोटर प्रभाव क्या है? उत्तर खोजने का प्रयास कीजिए।